Hello everyone, welcome to Simplified BPSC. Today we will see everything that you need to know about Mughal dynasty, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबर का रेन कब रहा? 1526 से 1530। तो क्या सिर्फ यही टाइम में वो रूलर रहे? नहीं। सबसे पहले उनका जन्म हुआ था 1483 में। कहाँ पे हुआ था? तो फरगना में हुआ था। फरगना कहाँ पे है? तो उज्बेकिस्तान में है। तो ये याद रखना है, 1483 में फरगना में हुआ। उनके जो पिता थे वो फरगना के एक चीफ्टेन थे और ये आपका जो 11 साल की उम्र में 1494 में उनको गद्दी नशी बना दिया। गद्दी नशी उनका हो गया तो थ्रोन ऑफ फरगना उन्हें मिल गया। चलो, तो बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि फादर के साइड से वो तिमूर लाइन से बिलोंग करते थे और मदर के साइड से मंगोल्स। अगर आपको ये याद नहीं हो तो याद रखिएगा कि जैसे तिमूर और मंगोल्स यही दो होगा तो एम से एम, ठीक है, मदर से मंगोल। ओके, चलो इतना तो याद रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए इंडिया में आने के लिए। तो हम लोग टोटल वो 5 था, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो सबसे पहला एक्सपीडिशन हुआ 1519 में जो कि बजौर पर कंट्रोल के लिए था, ठीक है। दूसरा जो हुआ 1519 में ही हुआ और ये पेशावर के लिए था। तो पेशावर को कंट्रोल करने के लिए आए थे खैबर पास से। ओके, थर्ड एक्सपीडिशन जो हुआ वो 1520 का था और ये सियालकोट, ठीक है। फोर्थ जो था वो आपका 1524 में लाहौर को कैप्चर करने के लिए था एंड फिफ्थ जो था वो 1525 में पंजाब को कंट्रोल कर लिया था इन्होंने। चलो, ये तो एक्सपीडिशंस थे, ये आप बस एक बार देख लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ बाबर जो कि 26, 27, 28, 29 में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में आए हैं, चाहे वो क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए कि कौन पहले हुआ था, चाहे वो ये हो कि क्योंकि इसी के थ्रू उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया और अपने मुग़ल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट भी किया, ठीक है। तो 1526 में इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ ये लड़ाई लड़ी गई और इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कार्ड्स को अरेंज करके मतलब मिलिट्री स्ट्रेटजी रखी कि आप सबसे आगे कार्ड्स को रखे जाते ताकि जो डैमेज होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकें अपनी तरफ क्या, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कैनन्स को भी यूज़ किया, ठीक है। और एक मेथड होता था तुलघुमा। तुलघुमा क्या है? अगर ये पूछा जाए कि तुलघुमा आपका मिडिएवल इंडिया में किस चीज़ को बोला जाता था, तो ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी है। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने गनर्स भी लाए थे। गनर्स मतलब बंदूकबाज जो होते थे, जो कि बनाते थे, तो वो थे उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा उस्ताद अली, ठीक है। चलो, सेकेंड 1527 में इनका बैटल जो हुआ था वो राणा सांगा के ख़िलाफ़ हुआ था, राणा सांगा ऑफ मेवाड़। और इसमें इन्होंने कहा था कि हम लोग इनके खिलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रिलीजियस एंगल आ गया था अब। ओके, तो आपको ये याद रखना होगा। और ये जब जीत गए ना ये, तो इन्होंने गाजी का टाइटल लिया था। गाजी टाइटल जो था, अगर पूछा जाएगा कि बाबर ने गाजी टाइटल किस लड़ाई के बाद ली थी, तो आपको पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ खानवा। केस मैं ऐसे याद रखती हूँ, पानीपत तो मुझे याद रहता है, तो फिर मैं केसीजी याद रखती हूँ, मतलब खानवा, चंदेरी एंड घगर। तो सबसे पहले खानवा था। खानवा राणा सांगा के खिलाफ था जिसमें जिहाद का उन्होंने पहली बार मेंशन किया था और साथ ही साथ गाजी टाइटल लिया था। चंदेरी में मेदिनी राय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी जिसमें मेदिनी राय को डिफीट करके उन्होंने मतलब हरा के मार दिया था। एंड घगर जो था 1529 में जो लड़ाई हुआ था वो आपका बैटल था अगेंस्ट अफ़गान्स। ओके, जिसमें जो आपका अफ़गान्स जो थे, महमूद लोदी जो थे, वो मतलब उनको हरा दिया गया था और उन्होंने ना रिफ्यूज़ लिया था, मतलब शरण ली थी फिर बंगाल में। ओके, चलो इसके साथ आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जब बैटल ऑफ पानीपत हो गया, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ईयर याद करते जाए, ठीक है, 1526 में। तो बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुमायूं ने मतलब बाबर को कोहिनूर डायमंड, मतलब आप कहीं से
कुछ जीत के आते हो, आप फर्स्ट आते हो, आप एग्ज़ाम्स क्रैक करते हो, तो आपको कुछ प्राइज़ मिलता है, आपको आपके जो प्यारे होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, वो कुछ गिफ्ट्स देते हैं। तो जब बाबर ने पानीपत में अपनी जीत सुनिश्चित की, उन्होंने जीत के वापस आए थे, तो हुमायूं ने ये कोहिनूर डायमंड उनको कोहिनूर का हीरा उनको गिफ्ट किया था। ठीक है, और वो कोहिनूर हीरा उनके पास कहाँ से आया था, तो ग्वालियर के एक राजा थे, राजा की फैमिली थी, बिक्रमजीत उन राजा का नाम था। उनकी फैमिली से उनको ये कोहिनूर हीरा उन्होंने एक्वायर किया था, लिया था, और फिर ये हीरा बाबर को गिफ्ट किया था। तो ही वॉज लाइक बाबर वॉज वेरी हैप्पी कि आप हुमायूं मुझे इतना इज्जत दे रहा है। एंड ही नो लाइक बाबर ने क्या किया कि वो हीरा को बोला कि भाई तुम बेटा तुम रखो, और साथ ही साथ उन्होंने 70 लाख दम्स भी, जी, तो 70 लाख दम्स भी उसको वापस गिफ्ट के रूप में कर दिए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके साथ ही साथ बाबर को प्रिंस ऑफ बायोग्राफी भी बोला जाता है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आप अपने जीवन के बारे में जब लिखते हो ना, तो बाबरनामा जो था, बाबरनामा इट वाज एन मतलब इट वाज रिटन बाय बाबर हिमसेल्फ। बाबर ने खुद बाबरनामा लिखा था, एंड ही रोट इट इन टर्किश लैंग्वेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने टर्किश में लिखा, अकबर के समय में ये आपका पर्शियन में लाइक ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, अब है कि उसके साथ ही साथ ही इन्वेंटेड अ न्यू स्टाइल ऑफ वर्स। ठीक है, कैसे लिखते थे, तो वो उसका नाम था मुबैया। मैं लिख देती हूँ, मुबैया। इट वाज अ पर्शियन, ठीक है, स्टाइल ऑफ वर्स। तो अगर आपका मुबैया पूछा जाए तो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे तुलगुमा बोलेगा तो ये मिलिट्री स्ट्रेटजी है, मुबैया बोलेगा तो पर्शियन स्टाइल ऑफ वर्स है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। अब हम लोग अगर ये देखें कि उनका डेथ जो हो गया था 1530 में हो गया था, और ये उनका जो शरीर था वो पहले जो था आराम बाग में था, मतलब यमुना रिवर के किनारे आगरा में। लेकिन फिर उनका विश था कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे मुझे ही, मतलब वहीं पे मुझे वापस रख दिया जाए, मतलब ये देह वहीं पे हो, मेरा शरीर में ये वहीं पे हो। तो अकॉर्डिंग टू हिज लास्ट विश ही वॉज बरीड इन काबुल ऑन द साइड ऑफ अ हिल। सो इसके साथ ही साथ हमारा बाबर के बारे में हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं हुमायूं के साथ। ठीक है, तो हुमायूं आपका बाबर के सबसे सन ही नहीं, एल्डेस्ट सन थे। ठीक है, एल्डेस्ट सन थे, और ये जन्म इनका हुआ था 1508 के साल में। ठीक है, 1508 में मतलब मार्च में हुआ था जन्म उनका। और जब ये मतलब बाबर का जब डेथ हुआ 1530 में, तो उस समय जब 1530 में आपका 23 इयर्स की एज में ही हुमायूं बिकेम द किंग। ओके, तो हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट कि कैसे हम लोग जो हेरिटेज उनके पिता ने, बाबर ने इस्टेब्लिश किया है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस किए। तो जैसे आपका एक्सपीडिशंस हो गया कलिंजर का 1531 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि हुमायूं ने एक एक्सपीडिशन ऑर्डर किया था कि किंग प्रताप रुद्र देव ऑफ कालिंजर, बुंदेलखंड, कालिंजर कहाँ है, तो बुंदेलखंड में है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मुगल आर्मी ने फोर्ट को 6 महीने तक अपने कब्जे में रखे, लेकिन फिर भी वो कॉन्कर नहीं कर पाए। तो ये 1531 में कालिंजर का एक्सपीडिशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट सीज ऑफ चूनर जो आपका 1532 में हुआ। तो जो अफ़गान नॉबल्स थे बिहार के, मतलब आपको याद होगा महमूद लोदी, जिसका घर घर में मतलब लड़ाई हुआ था बाबर के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट सीज ऑफ चूनर मैं बात कर रही हूँ 1532 में जो हो रहा है। तो अफ़गान नॉबल्स ऑफ बिहार जो कि महमूद लोदी जिनको लीड कर रहे थे, वो लोग जौनपुर को मतलब कब्जा करने लगे। ठीक है, तो अफ़गान आर्मी महमूद लोदी के अंदर डिफीट हो गई बाय हुमायूं एट दोहरिया इन अगस्त 1532। तो उसके साथ ही साथ फिर क्या किए, हुमायूं ने चूनर का फोर्ट को बिसीज कर दिया, अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया, जो कि अभी तक शेर शाह सुर के अंदर में था। लेकिन हुमायूं कुड नॉट स्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर द फोर्ट, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट विद बहादुर शाह ऑफ गुजरात 1535-1536 में हुआ। तो हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह ऑफ गुजरात
and captured 3 places: Mandsaur, मांडू एंड चंपानेर। ठीक है, अब ये सब तो आपको बस हल्का आइडिया के लिए मैंने हर कुछ कवर कर दिया। कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है आपका हुमायूं वर्सेस शेर शाह सुर। ठीक है, और ये आपका जो चौसा है, चौसा में ही आपको पता होगा कि गंगा एंड कर्मनासा दोनों आके मिलती हैं, तो इसके किनारों पे लड़ाई हुआ था। हुमायूं इस बैटल में हार गए थे। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेटजी सही नहीं था। हुमायूं कैसे फिर क्या किए कि जब वो हार गए तो गंगा को उन्होंने क्रॉस किया, एंड जब वो डूबने वाले थे तो उसी समय एक वाटर कैरियर निज़ाम ने उनको जान बचाई थी, एंड इसके बदले में उन्होंने बोला था कि आप आधे दिन के लिए राजा हैं, उनको थ्रोन पे बैठाया था। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ चौसा विच वाज फॉट इन 1539। ठीक है, तो ये वाला चीज़ बैटल ऑफ चौसा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, बैटल ऑफ बिलग्राम जो कि 1540 में हुआ था। और इसमें क्या देखिए, जब चौसा में मतलब जीत गए ना शेरशाह सुर, तो ही टुक द उस समय तक उनका नाम शेर खान था, लेकिन जब चौसा में जीते तो उन्होंने टाइटल एज्यूम किया, टाइटल अपने आप को दिया कि मैं शेरशाह हूँ। अभी तक शेर खान थे, अब शेर शाह हो गए। वो कब हुए थे? तो बैटल ऑफ चौसा के बाद उन्होंने ये टाइटल लिया। हुमायूं बैटल ऑफ बिलग्राम में भी हार गए शेरशाह से, और शेरशाह टुक कंट्रोल ऑफ आगरा एंड दिल्ली। तो हुमायूं अब मतलब अगर बोला जाए कि किस लड़ाई के बाद हुमायूं देश छोड़ के चले गए थे, तो इट वाज बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज, जिसके बाद हुमायूं लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू सिंध। कहाँ गए थे? सिंध में। अब फिर क्या हुआ आपका, तो हुमायूं एग्ज़ाइल में थे। कब तक थे? तो 1555 तक थे। तो लेकिन अब इसका क्या, मैं इसके बीच में थोड़ा सा कहानी आपको बताना चाहूँगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि 1540 से लेके 1555 तक हुमायूं का लाइफ हिस्ट्री क्या रहा, वो कैसा लाइफ उन्होंने बिताया। तो ये टोटल मिला के 15 ईयर्स उन्होंने एग्ज़ाइल में बिताए। एंड इसका सबसे पहले था कि ही डिसाइडेड कि आप चलो सिंध चलते हैं। तो सिंध गए ये, वहाँ से इन्होंने ट्राई किया कि कॉन्कर करने का, क्या, गुजरात को। ठीक है, एंड उसी प्लेस से ही ट्राइड कि हम शेरशाह से भी लड़ें। अब आप मुझे थोड़ा याद करके बताएं कि ये शेर खान शेरशाह कब बने। एंड फिर फाइनली क्या हुआ कि बहुत सारा उनके एडवेंचर्स के बाद उन्होंने शेल्टर लिया। शेल्टर कहाँ लिया? एट कोर्ट ऑफ ईरानियन किंग शाह तहमस्प। ठीक है, किंग का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और इनके ही हेल्प से उन्होंने कांधार को रिकैप्चर किया, एंड फिर साथ ही साथ काबुल को भी कैप्चर किया। ये दोनों को प्लेस को उन्होंने कैप्चर करने के बाद फिर क्या हुआ कि 1541 में ही उनकी शादी हो गई थी। 1541 में ही शादी हो गई थी हामिदा बानू बेगम से, जिनसे उनको अकबर हुए। ठीक है, अकबर का जन्म सियालकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। सिंध में एक प्लेस का नाम है उनका। वो जो महल था वो राणा विरसाल का था, और अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। कहाँ? तो अमरकोट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। सियालकोट नहीं, सॉरी, अमरकोट है, और ये सिंध में। चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए कि 1540 से 1555 के बीच में हुमायूं के साथ क्या क्या हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे ये जो मुग़ल एम्पायर है वो रीस्टोर हुआ। तो सूर एम्पायर बेसिकली शेर शाह का डेथ हो गया था 45 में, और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे उनके डेथ के बारे में। तो ये जब 1545 में उनका डेथ के बाद सूर एम्पायर थोड़ा सा वीक हो गया, थोड़ा कमज़ोर हो गया। तो ये बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा ये कब लड़ा गया था? तो ये 1555 में था। ठीक है, ये आपका लड़ा गया था मुगल्स और अफ़गान्स के बीच में, जिसमें मुगल्स स्टूड विक्टोरियस, वो जीत गए और सारा पंजाब उनको
उनके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया, ठीक है। साथ ही साथ बैटल ऑफ सिरहिंद, ठीक है, ये भी आपका 1 महीने के बाद हो गया, मतलब ये 15 मई को हुआ था और ये 22 मई को हुआ था बैटल ऑफ सिरहिंद। और ये आपका लड़ाई हुआ था सिकंदर शाह और मुगल्स के बीच में। मुगल्स फोर्सेस उस समय प्रिंस अकबर के कमांड में थे, बैरम खान उनको असिस्ट कर रहे थे एंड वो जीत गए थे ये बैटल ऑफ सिरहिंद। तो उससे क्या हुआ हमारा कि किंगडम ऑफ जो दिल्ली था वो हमेशा से के लिए अफ़गान्स के हाथों से निकल गया। तो हुमायूं बेसिकली इंटर्ड दिल्ली किस दिन? 23 जुलाई 1555। मई में हुआ मछीवाड़ा, जून में हुआ सिरहिंद, जुलाई में हुमायूं वापस से दिल्ली में आते हैं और उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया? तो आगरा में, सांभल में और उससे मतलब अगल बगल के टेरिटरीज़ में किया और फिर वापस से वो रूलर ऑफ इंडिया बन गए। लेकिन क्या हुआ कि 1556 में उन्होंने उनकी वो गिर गए। किससे गिरे? तो लाइब्रेरी के स्टेयरकेस से गिरे, जो कि आपका कहाँ पे था? दीन पन्हा में, जिसको शेर मंडल भी कहते हैं। और ये जो दीन पन्हा का जो शहर था वो दिल्ली में बनाया गया था हुमायूं के द्वारा ही। तो तुरंत जैसे ही हुमायूं का ये मतलब एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत अकबर को वापस से बुलाया गया और उनको नॉमिनेट किया गया कि आप ही मेरे उत्तराधिकारी हो, सक्सेसर हो, बाय डाइंग एम्परर हुमायूं, ठीक है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये वर्थ इट लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी टॉपिक को जिस पे आपको चाहिए कि एक वीडियो आए, आप यू नेम इट एंड वी विल ट्राई टू कवर इट। सो मूविंग ऑन टू शेर शाह सूरी, ओके। इनका समय है कब से कब तक था? तो 1472 से 1545, ओके। अब ये आपका सेकंड अफ़गान डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अफ़गान डायनेस्टी व्हाट वाज दैट वन? यस, लोधी डायनेस्टी, जिसको बाबर ने किस बैटल में हराया था एंड किस ईयर में, वो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ओके। तो ये सेकंड अफ़गान डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं शेर शाह सूरी, यस। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मिलिट्री पावर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इनका असली नाम फरीद खान था, बॉर्न इन सासाराम, बिहार। एंड ये जो शेर खान टाइटल था उनको किसने दिया? तो ये दिया था बिहार खान लोहानी ने, ठीक है। ये बिहार खान लोहानी कौन थे? अफ़गान गवर्नर थे, अफ़गान गवर्नर ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। और आप अब ये बताएं कि ये शेर खान शेरशाह कब बने, किस बैटल के बाद बने, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। ये 2 वे होगा, ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अफ़गान ओरिजिन हम लोग देख चुके हैं कि ऑलरेडी अफ़गान डायनेस्टी था और ये धीरे धीरे मिलिट्री रैंक से ऊपर उठे। मेजर अचीवमेंट्स अगर बात किया जाए तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में, जिसमें इन्होंने हुमायूं को हराया और शेरशाह सूरी का टाइटल लिया, अभी जस्ट हमें पता चल गया। एंड सेकंड इज़ लाइक बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम, जो कि 1540 में हुआ और उसमें क्या हुआ था कि फाइनल डिफीट हो गया था हुमायूं का, ही इस्टेब्लिश द सूरी डायनेस्टी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपका उनका कुछ रिफॉर्म्स रहा, जिसमें रेवेन्यू रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और उसमें आपको एक गजे सिकंदरी पूछ सकता है क्वेश्चंस में कि ये क्या था, किससे रिलेटेड था? तो ये लैंड मेजरमेंट से रिलेटेड था कि 1 गज कितना होता है, 2 गज कितना होता है, ठीक है। और ये दाग सिस्टम को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आप क्या करते हो कि ये जो घोड़े होते थे उनको ब्रांड किया जाता था, उनको दाग दिया जाता था, ठीक है, कि वो आपका सूरी डायनेस्टी के हैं। साथ ही साथ कुछ नेम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आमिल्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स को आमिल्स कहते थे। रुपया होता था, सिल्वर कॉइन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ जीटी रोड बनाया। और उन्होंने फिर क्या हुआ था कि 1545 में वो क्या हो रहा था ना कि शेरशाह ये सीज़ करना चाहते थे। ही लेड अ सीज टू द फोर्ट ऑफ कालिंजर। ये कालिंजर कहाँ था? तो ये कालिंजर जो था, अगर आप कालिंजर की बात करें तो ये कालिंजर था बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड। और इस समय जो कालिंजर के जो राजा थे वो राजा कीरत सिंह थे। और ये कीरत सिंह के उस समय राज चल रहा था और वहीं पे जो शेरशाह थे उनको सीवियर मतलब चोट लग गया। और फिर
क्योंकि जब वो एम्यूनेशन चलाए ना, जब वो टैंक उड़ा तो फिर उनको थोड़ा सा चोट लग गया था और उससे उनकी देहांत हो गया, उनका समय पूर्ण हो गया इस दुनिया में। और उनका टोम कहाँ है, तो सासाराम बिहार में है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा। तो उनका जो प्रोविंशियल्स में अगर आप समझ लें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आप समझ लें, तो उनका जो सब डिविजन्स था, सब डिवीज़न उसको इक्ता कहते थे। ठीक है, इक्ता हो गया उनका सब डिवीज़न। एंड उसके बाद उस इक्ता को आप सरकार उसके छोटे को सरकार कहते थे, जो कि किसके अंदर था, सिकदार। ठीक है, सिकदार सिकदरन जो थे वो थे इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, उनके साथ ही साथ मुंसिफन भी थे। मुंसिफन किस लिए था, तो लोकल रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ठीक है, तो अब ये आपका सरकार जो था फिर परगना में बटा, और ये परगना फिर आपके किसके अंदर था, ये परगना आपका सिकदार के अंदर में था। यहाँ पे सिकदार है, सिकदरन। ठीक है, तो ये दो आपका सरकार पर था, सरकार के लेवल पे, और ये परगना के लेवल पे सिकदार थे। और उसके साथ ही साथ सिकदार बोला जाता था, या मुंसिफ या आमीन, अभी भी चलता है ये मुंसिफ और अमीन। ठीक है, यहाँ पे भी हमने आमीन का आमिल भी कहते हैं, आमीन भी कहते हैं, तो वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये परगना को फिर विलेजेस में बांटा गया, जो कि लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। और विलेज को ना ऑटोनॉमी दिया गया, मतलब आज़ादी दी गई कि आप थोड़ा अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के आप रूल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आप ये बताएं कि जो रुपया था सिल्वर कॉइन, उसके साथ ही साथ दम का भी इन्होंने ये किया था। दम को भी ये बहुत यूज़ करते थे, और वो क्या था, वो किस चीज़ से बना हुआ था, तो वो कॉपर से बना हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा अशरफी भी था, असरफी जिसको कहते हैं, और ये था गोल्ड से। तो हम लोग क्या क्या देखे, असरफी गोल्ड का, सिल्वर का रुपया, और कॉपर का दम। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो गोल्ड का कॉइन था ना, वो 167 ग्रेन्स था उसमें, उसका मतलब वे करता था। साथ ही साथ जो कॉपर दम था जो आपका, वो 322 ग्रेन्स का था, और जो सिल्वर रुपया था वो 180 ग्रेन्स का था। तो आपका जो सिल्वर रुपी था शेरशाह का, इट वाज इक्वल टू 64 कॉपर दम्स। ठीक है, तो जो रुपया किसका था, सिल्वर का, ये 64 कॉपर दम्स के बराबर था। ओके, तो दैट इज़ हाउ इट वर्कड। जीटी रोड का मैं बता चुकी हूँ आपका। तो अब आपका मॉन्यूमेंट्स में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या था, एक तो उनका टोम एट सासाराम। ओके, उसके अलावा इन्होंने एक दो चीज़ और बनाई, जो कि है फोर्ट बनाया, कहाँ, रोहतासगढ़ में भी इन्होंने फोर्ट बनाया। और उसके साथ ये कहाँ पे रोहतासगढ़ में था, कहाँ, तो झेलम के बैंक्स पे। ठीक है, उसके अलावा पुराना किला एट दिल्ली भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, और साथ ही साथ वहाँ पे जो मस्जिद थी, मॉस्क था, वो भी उन्होंने मतलब उसी समय में बनाया गया था। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ आपका जो सराय आप देखते हैं, मुग़ल सराय वगैरह, ये रेस्ट हाउसेस होते थे। और ये जीटी रोड जो इन्होंने बनाया ना, ये आपका टोटल 4 नेशनल हाईवेज इन्होंने बनाए थे। तो एक तो ओल्ड जीटी रोड हो गया, जो कि सोनारगांव, जीटी रोड का अगर मैं बताती हूँ तो आपका 4 हो गया, सोनार गांव से लेके कहाँ तक, अटोक तक। अटोक कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके अलावा आगरा से टू मांडू 4, मतलब जो जीटी रोड था ना, उसका 4 हाईवेज थे। उसके अलावा आगरा टू जोधपुर
एंड चित्तौड़, और जो फाइनल है फोर्थ है वो लाहौर टू मुल्तान। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में है, आप इसको एक बार देख लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको नोट कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अकबर पे आते हैं। ठीक है, अकबर का क्या था कि ही असेंडेड, इनको गद्दे जब मिले तो ये बात 13 साल के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था, हमने ये पढ़ा है। और ये एज कब इनका जन्म हुआ था, तो 1542 में इनका बर्थ हुआ। कहाँ हुआ, तो अमरकोट में हुआ। ठीक है, और किस राजा के राज्य में हुआ था, तो राजा थे राणा विरसाल। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनका जो अर्ली चाइल्डहुड था, इनका जो बचपन रहा वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा था, बहुत अनसर्टेनिटी में था, कुछ भी कंफर्म नहीं था। तो इनके पिता से ये मिले थे, कब मिले थे, 1545 में, जब आपका हुमायूं 1545 में ये हुमायूं से मिले, मेट हुमायूं आफ्टर ही कैप्चर्ड फोर्ट ऑफ काबुल। ठीक है, फ्रॉम कामरान। और ये जो अकबर का जो रीयूनियन था वो बहुत कम टाइम के लिए था, क्योंकि 1546 में फिर से वो आगे अपने दूसरे एक्सपीडिशंस के लिए बढ़ गए। अब 1551 में उनको फर्स्ट ऑफिशियल असाइनमेंट मिला। तो सोचिए 9 साल की उम्र में उनको ऑफिशियल असाइनमेंट मिल गया था। ठीक है, एज उस समय वो क्या थे, एज गवर्नर ऑफ गजनी। ठीक है, अब ये गजनी जो थे आपका, इसी समय उनका जो विवाह हुआ था, मैरिड टू रुकैया बेगम, डॉटर थी किसकी, हिज अंकल हिंडल। ठीक है, तो इतना तो हम लोग हमें पता है। ठीक है, उनके जो मेन थे ना, उनका जो देख रेख और उनको जो स्ट्रेटजी बात करते थे वो थे आपके बैरम खान। ठीक है, तो बैरम खान वाज हिज रीजेंट। और जब हुमायूं का डेथ हुआ था तो अकबर जो थे एक्टिवली इंगेज थे कि हम सिकंदर सुर को इन पंजाब हम लोग हरा देंगे, और इसमें उनके हेल्प कर रहे थे बैरम खान। ठीक है, अब क्या हुआ कि बैरम खान ने डिक्लेयर कर दिया था कि अकबर जो है वो एम्परर ऑफ इंडिया है, और अकबर को इसीलिए 1556 में कोरोनेशन हुआ था, उनको ताजपोशी हुई थी। कोरोनेशन कहाँ हुआ था, एट कालानौर इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये हुआ कि अकबर ने अपना मतलब टाइटल लिया किसका, तो शहंशाह का, और बैरम खान तो आप अगर बोलें तो सहन शाह टाइटल जो लिया गया था ना, इसी के बाद लिया गया था। और बैरम खान को वो लोग लिए थे, क्या नाम लिए थे, वकीलो सल्तनत। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, खाने खाना भी बोला जाता था। तो बैरम खान ने बहुत सारा लड़ाई उनके बिहाफ पे लड़ा। अब इसी समय फिर क्या हो गया था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी आप 1556 में देख पा रहे हैं। 1556 में उनका कॉरोनेशन हुआ, 1556 में उन्होंने हेमू को हराया। तो इसके बारे में अगर हम लोग ज़्यादा जानेंगे तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था ना 1556 में जो लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था, तो बैरम खान एंड मोहम्मद आदिल शाह के प्राइम मिनिस्टर जो थे हेमचंद्र, जिनको हम लोग हेमू बोलते हैं। तो हेमू ने आगरा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया था विद द टाइटल कि मैं तो विक्रमादित्य हूँ, मैं तो कैप्चर कर लूँगा। तो हेमू को डिफीट किया गया था इस बैटल में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। सो हेमू वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। एंड ये जो बैटल था पानीपत की, उसने ब्रेक कर दिया था इंडो अफगान पावर को, और वापस से मुग़ल जो डायनेस्टी थी वो स्ट्रांग हो गई ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर बैरम खान का हम लोग देख लें, जो कि खाने खाना बन चुके थे, उनका डाउनफॉल हुआ 1560 में, और उनको बोला गया कि आप मक्का चले जाएं। और बीच में ही उनकी कोई एक अफ़गान यूथ थे मुबारक खान, वो उनको मतलब मर्डर कर देते हैं। अकबर उसी समय फिर क्या हुआ, सालिमा बेगम
जो थी वो थी विडो ऑफ बैरम खान। उनसे उनकी शादी हो गई और फिर ये अब्दुल रहमान जो है वो खाना बन गए 1584 में। पर्दा रिजीम, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि पर्दा रिजीम के मतलब जो अकबर के समय में थे वो किससे रिलेटेड थे, तो वो जो आपका महाअंगा जो थी, जो फॉस्टर मदर थी अकबर की, उनसे रिलेटेड है और उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो अगर आप ये देखें हल्का सा, तो पर्दा रिजीम किससे रिलेटेड है? महाअंगा, ठीक है। और इनका इन्फ्लुएंस बहुत था। और बेसिकली इनका जब ख़त्म कैसे हुआ, तो इनके जो बेटे थे अधम खान, उनको नहीं दिया गया था डिज़ायर्ड पोजीशन और उसके बाद उनको मतलब मर्डर कर दिया गया और फिर इस चीज़ को महाअंगा नहीं बर्दाश्त कर पाई और उनकी भी डेथ हो गई। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना होगा। वो होगा 1562 में क्या हुआ था, तो एबोलिशन ऑफ स्लेव ट्रेड, ठीक है। आपका 1563 में क्या हुआ था, एबोलिशन हुआ था किस चीज़ का, पिलग्रिम टैक्स जो लगता था ना, पिलग्रिम टैक्स फ्रॉम हिंदूज़, उसका एबोलिशन हुआ था। और 1564 में क्या हुआ था, एबोलिशन हुआ था जजिया टैक्स का, ठीक है, और जो कि हिंदूज़ पे लगाया जाता था। तो दिस इज़ हाउ इट वेंट। ये ऐसे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक और बैटल के बारे में जानेंगे। वो बैटल कौन सी थी, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में मुग़ल डायनेस्टी पढ़ाऊँगी, चाहे वो कितना ही लंबा हो, बट आपको हर कुछ पता होना चाहिए, हर कुछ का आइडिया मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। ये लड़ाई हुई थी 1576 में, ठीक है। अगर आप देख लें तो जून के महीने में ये लड़ाई हुई थी, जून 18 1576 में। और ये किसके किसके बीच में लड़ाई हुई थी, तो ये हुई थी महाराणा प्रताप थे ऑफ मेवाड़ वर्सेस मुगल्स के बीच में, ठीक है। और ये मुग़ल आर्मी किसके कमांड में थी, तो मुग़ल आर्मी जो थी राजा मान सिंह एंड कौन थे, असफ खान थे। और आपका महाराणा प्रताप की आर्मी जो थी उनका 2 डिवीज़न था, एक में हकीम सुर अफ़गान थे और जो राजपूत आर्मी जो था वो हरा दिया गया था। और मान सिंह इस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर गोगुंडा, और लेकिन वो ज़्यादा मतलब एडवांटेज ले नहीं पाए थे राणा प्रताप के हार का, और राणा प्रताप 1597 में जाके उनका देहांत हुआ। अब अगर आप ये समझें, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मनसबदारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ अकबर के द्वारा, साथ ही साथ तो इसमें क्या होता था कि मनसब मतलब एक लैंड दिया जाता था जिससे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और उससे आपको अपना आर्मी को तैयार रखना है, जिससे आप राजा को हेल्प करते हैं, साथ ही साथ अपने सैलरी को भी आप उसी से लेते हो। और उसके बाद क्या हुआ कि ही फाउंडेड द दिन्ने इलाही, जो एक रिलीजन था। रिलीजन आप ये कह सकते हो कि ये बहुत टॉलरेंट वे ऑफ लाइफ था, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रिलीजन के तौर पे भी आप ले सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने देखा था कि अशोक, अभी तो मैं ये वीडियो भी लाऊंगी अशोक और मौर्यन डायनेस्टी पे। तो अशोक का जो भी आपका धम्मा, जो उनका धम्मा था वो रिलीजन से हट के था। तो इनका भी जो दिन्ने इलाही था वो रिलीजन इनका थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन था, लेकिन फिर भी ये आपका थोड़ा लिबरल रिलीजन था जिसमें सबको इक्वालिटी और सबको इज्जत मिल रही थी, ओके। तो दिन्ने इलाही किस राजा से रिलेटेड था, अगर क्वेश्चन पूछता है इजी रहेगा, आपको अकबर को याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ ही बिल्ड द फतेहपुर सिकरी एज कैपिटल, बाद में उसको छोड़ दिया गया था। और इनके ही कोर्ट में नवरत्नास थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस मुग़ल किंग के कोर्ट में नवरत्न थे, तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर के कोर्ट में थे। अबुल फजल हिस्टोरियन थे, फैजी पोइट, तानसेन म्यूजिशियन और बीरबल ने दिन्ने इलाही को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो इतना हमें याद रहना चाहिए। चलो, उसके साथ ही साथ उनका कुछ पॉइंट और था कि अगर मैं आपको इससे हट के बताऊँ कहानी,
तो उन्होंने इबादत खाना भी बनाया था। तो ये बनाया था 1575 में। और ये जो इबादत खाना था ये आपका फ़तेहपुर सीकरी पे बनाया गया था। स्टार्टिंग में ये चीज़ सिर्फ इबादत खाना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए खोली गई थी, लेकिन बाद में इसको सारे रिलीजन के, सारे धर्मों के लीडर्स के लिए खोल दिया गया। और हिंदू स्कॉलर्स जो थे, जैसे कि पुरुषोत्तम एंड देवी पुरुषन स्कॉलर्स, जैसे कि आपका दस्तुरजी मतलब मेहरजी जी है, और जैन सेंट्स जैसे कि हरि विजय सूरी, जीन चंद्र सूरी, विजय सेन, शांति चंद्र, ये सब भी वहाँ पे इबादत खाना में आते थे। तो इबादत खाना का जो गठन था वो किसने किया? तो अकबर ने किया। कब किया? 1575 में किया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर देख लें तो सुलह कुल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉलिसी था, किसका पॉलिसी था? तो अकबर का था। इसमें मतलब क्या है कि हमें जो फॉर्मुलेशन करना है, दिन इलाही एक बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप ऑफ फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड पे बेस्ड है, भाईचारा का मतलब धर्म है ये। उससे रिलेटेड आपको यूनिवर्सल हार्मनी होगा, और जहाँ पे हर जगह पब्लिक पॉलिसीज़ ऑफ अकबर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वो जो एक मतलब फॉर्मुलेशंस होगा ना, जहाँ पे सब कोई प्यार से रह रहा है, तो वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो यूनिवर्सल पीस ही सुलह कुल कहलाता है। ठीक है। अब आप ये याद रखिए कि कुछ कुछ चीज़ें अकबर ने बहुत अच्छी करने की कोशिश की थी। तो ही ट्राइड कि हम लोग सती हटाएं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज में देखी हैं कि वो अकबर जो है हमारे सती के खिलाफ थे। तो ये बिल्कुल सही है। ही वांटेड टू रिमूव सती फ्रॉम हिंदू लाइक जो प्रैक्टिसेस हैं। उसके साथ ही साथ अकबर ने चाइल्ड मैरिज को भी सपोर्ट नहीं किया। ही डिस्करेज्ड कि ये नहीं होना चाहिए। और उनका कहना था, इनफैक्ट एक लॉ बनाया गया था कि कोई भी लड़का 16 साल से कम और लड़की 14 साल से कम पे शादी नहीं होगी। साथ ही साथ जो आपका इनसे स्लेवमेंट ऑफ वाइफ्स होता था और चिल्ड्रन होता था, कि चलो अगर आपको हरा दिया गया है तो वहाँ पे जितने भी विमेन वहाँ की होती थी, वाइफ्स होती थी सोल्जर्स की, उनको स्लेव बना दिया गया था। इस प्रैक्टिस को भी अकबर ने ख़त्म किया था। तो इस सब के साथ ये बहुत बड़ा चेंजेस लाने की कोशिश की थी अकबर ने। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहांगीर। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड था मुग़ल किंग के रूप में, वो 1605 से लेके 1627 तक था। इनका जो जन्म हुआ था वो 1569 में हुआ था, इनकी मदर जो थी एक राजपूत थी। तो इनका जो नाम पड़ा ना, वो था पहले सलीम, प्रिंस सलीम। आप सलीम सुने होंगे। और ये जो नाम था वो आफ्टर सलीम, आफ्टर किसके नाम पे? तो एक सेंट थे, सूफी सेंट थे, सेंट सलीम चिश्ती के नाम पे पड़ा था। ठीक है। और इनको प्यार से अकबर शेखू बाबा भी बोलते थे। तो ये बस ऐसे ही एक फ़न फैक्ट है, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपका उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस उन्होंने किया था। चेन ऑफ जस्टिस था। चेन ऑफ जस्टिस का मतलब क्या था कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स, जो आम जनता थी, वो चाहे डायरेक्टली अपील कर सकती थी टू जहांगीर फॉर जस्टिस। इसमें क्या होता था कि एक गोल्डन चेन होता था जिसमें बेल्स अटैच्ड होते थे, घंटियाँ होती थी, और वो आगरा फोर्ट और और उसके पास जो आपका रिवर बैंक है उसके पास बंधा हुआ रहता था। तो किसी को भी इनजस्टिस, किसी को भी अन्याय का सामना फेस कर रहा है तो वो उस चेन को पुल कर सकता था और एम्परर को बुला सकता था। तो ये जो एक्सेस टू जस्टिस वाला, जो चेन ऑफ जस्टिस वाला जो सिस्टम है, वो जहांगीर का था। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने 12 ऑर्डिनेंस भी वो लाए थे जब उनका कोरोनेशन हुआ। तो कोरोनेशन होने के बाद उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने वाइन और जितना भी लिकर वगैरह है सबको बंद कर दिया, दारू वगैरह बंद हो गई। उसके बाद ये जो कटिंग ऑफ लिम्स था, कटिंग ऑफ लिम्स वो भी बंद हो गया। नहीं, ये भी नहीं होगा। स्लॉटर ऑफ एनिमल्स जो थे, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स वो भी स्पेसिफिक डेज पे हो गए, स्पेसिफिक डेज पे ही किए जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका कोई भी फोर्सफुल
लैंड एक्विजिशन नहीं किया जा सकता। मतलब ना, अगर आप से कोई भी इंसान ज़बरदस्ती का आपका ज़मीन नहीं छीन सकता है, कोई भी ऑफिशियल, मुग़ल ऑफिशियल होगा। तो ये सारी चीज़ें से हमें ये पता चल रहा है कि जहांगीर वॉज लिबरल एंड ही वॉज इन फेवर ऑफ पीपल, ही वॉज इन फेवर ऑफ जस्टिस। तो वो न्याय को मानते थे और उसको कोशिश करते थे कि पूरा फॉलो करें। ठीक है, उनकी शादी नूरजहाँ से हुई और फिर वो भी कोर्ट पॉलिटिक्स में बहुत ये एक्टिव रहती थी। साथ ही साथ उनका एक बेटा था जिनका नाम खुर्रम था, और शाहजहाँ जिनको हम लोग जानते हैं, और उनसे भी इन्होंने रिबेलियन का सामना किया। साथ ही साथ इनका एक और बेटा था खुसरो। ठीक है, तो खुसरो का भी रिबेलियन इनको फेस करना पड़ा। खुसरो को ही जो सपोर्ट कर रहे थे 5th गुरु अर्जन देव जो थे, ये सिख गुरु थे, ये खुसरो को सपोर्ट कर रहे थे। तो इन्हीं को जहांगीर ने मतलब बीहेड कर दिया था, बीहेडेड बाय जहांगीर 5th गुरु को। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि हमें ये पता है कि सर थॉमस रो जो थे, वो इंग्लिश एम्बेसडर जो थे, वो जहांगीर के कोर्ट आए थे। एंड उसके साथ ही साथ आपका ये कब आए थे, तो 1615 से 1619 के बीच। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक कैप्टन आए थे, वो थे कैप्टन हॉकिंस। ये भी इंग्लिश एम्बेसडर थे और ये कब आए थे, 1608 से लेके 11 के बीच में। ठीक है, तो इसमें इनको बहुत सारा कंसेशंस मिला इंग्लिश ट्रेड विथ इंडिया के लिए। और साथ ही साथ जब थॉमस रो आए थे ना, तो इंग्लिश फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हुई। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश्ड हुई है एट सूरत, आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच, ये सारे जगह जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई वो इन्हीं के कारण हुई। ये जहांगीर से बात किए, उनके कोर्ट में रहे, तो उसके बाद ही इनको ये परमिशंस मिला था। साथ ही साथ अगर आप देख लें पेंटिंग का, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे फ्लोरिशिंग बहुत ज़्यादा रहा, वो मुग़ल पेंटिंग बहुत आगे बढ़ा। ठीक है, तो अगर आप आगे बढ़ने का बोलते हो तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लाइमेक्स पहुँचा जहांगीर के टाइम में। और ये जहांगीर के टाइम में कैसे हुआ, तो इस समय आपका ये बीपीएससी का PYQ है, BPSC PYQ मैं बोल देती हूँ यहाँ पे। पोर्ट्रेट पेंटिंग काफ़ी इनकरेज हुआ। साथ ही साथ नेचुरल एलिमेंट्स मतलब कि प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स में मतलब फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे। तो ये सारा पेंटिंग से रिलेटेड आप जान सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर में जाएं तो टॉम्ब ऑफ सिकंदरा जो बना है नियर आगरा, वो आपका जहांगीर कंप्लीट करवाए थे। साथ ही साथ शालीमार बाग कहाँ है, शालीमार बाग कश्मीर में, उसका भी फाउंडेशन जहांगीर ने रखा। और जब जहांगीर का समय उनका ख़त्म होने वाला था, मतलब 1627 आने वाला था, तो उस समय उन्होंने ये भी करने लगे थे कि मार्बल्स वगैरह का बहुत यूज़ कर रहे थे वो डेकोरेट करने के लिए वॉल्स को। ठीक है, तो इस चीज़ को जो पीट्रा डूरा टेक्निक है, ये भी आपका जहांगीर के द्वारा वो यूज्ड दिस थिंग। और अब ये चीज़ आप कहाँ देखते हैं, तो ये हमारा ताजमहल में बहुत देखने को मिलता है। जो प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उसको आप आर्किटेक्चर में आप यूज़ करते हो, बिल्डिंग्स में लगाते हो। तो ये चीज़ आपका शाहजहाँ के टाइम में बहुत यूज़ हुआ, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर ने अपने लास्ट के टाइम तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब ऑटोबायोग्राफी आपको पता है कि तुजुके जहांगीरी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, और ये आपका खुद लिखा गया था जहांगीर के द्वारा। और फिर वो बीमार पड़ गए तो इसको कंप्लीट किया था मुतामिद खान ने। ठीक है, तो तुजुके जहांगीरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग पार्ट ये जहांगीर ने खुद लिखा था, बाद में मुतामिद खान ने इसको कंप्लीट किया था। मुतामिद खान, सॉरी, इनिशियली तो ये था, लेटर जो था वो मुतामिद खान ने। ओके, तो चलो
अब इतना हो गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शाहजहाँ पे। ओके, चलिए फिर शाहजहाँ का देखते हैं। तो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था वो 1628 या 1627 से 1658 तक रहा। एंड शाहजहाँ का जो नाम था, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ, तो शाहजहाँ का जो नाम था वो था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम था इनका नाम। और जब मतलब जहांगीर की डेथ हुई तो उस समय डेथ बेड पे थे वो, तो शाहजहाँ उस समय दक्कन में थे। तो जहांगीर का जब लास्ट समय चल रहा था तो ये प्रॉब्लम होने लगा कि किसको राजा बनाए। तो दो पार्टीज थी, पार्टी ए एंड पार्टी बी। ठीक है, पार्टी ए में नूरजहाँ जो थी वो चाह रही थी, नूरजहाँ वांटेड कि उनका जो ये बने, क्या कहते हैं, शहरयार बने एम्परर। ठीक है, पार्टी बी को सपोर्ट कर रहे थे असफ खान, और वो चाहते थे कि जब तक शाहजहाँ खुर्रम जो है वापस नहीं आ रहे हैं दक्कन से, तब तक हम लोग दवार बख्श को गद्दी पे बैठा देते हैं और फिर ये गद्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी शाहजहाँ को। ठीक है, तो यही हुआ और फिर अंतिम में इन्होंने हरा दिया था शहरयार को, और फिर दवार बख्श को हटा के शाहजहाँ गद्दी पे आ गए। ठीक है, खुर्रम मतलब कि। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ ना कि जब वो गद्दी पे आए तो नवरोज़ सेलिब्रेशन हुआ, नवरोज़ न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ इन 1628। ठीक है, अब उसी समय कुछ रिबेलियन हुए थे। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये पोर्शन थोड़ा आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछ देता है कि ये रिबेलियन किसके समय में हुआ था। तो ये जो रिबेलियन हुआ था आपका, वो किस का रिबेलियन हुआ था, तो ओरछा के थे आपका जुझर सिंह। ठीक है, उनका रिबेलियन था। उसके बाद आपका रिबेलियन ऑफ पीर खान। ठीक है, खान जहान लोदी 1628 से 1631 के बीच में हुआ था। और उसके अलावा जो पोर्तुगीज़ जिन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया था, बैंक्स ऑफ हुगली पे। ठीक है, और उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए थे ट्रेड और कॉमर्स के लिए, लेकिन जब वो लोग मिस यूटिलाइज करने लगे ना इसको, तो इसको शाहजहाँ ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्टेड बाय शाहजहाँ। जब उन्होंने अपने जो उनको प्रोविजंस दिया गया था, उनको जो हेल्प किया गया था, उसका मिसयूज़ करने लगे वो। ठीक है, और एक्सपेंशन अभी क्या हुआ था कि शाहजहाँ के टाइम में ही क्या हुआ कि आपका एक्सपेंशन हुआ एम्पायर का। तो एक्सपेंशन में क्या हुआ, एक्सपेंशन में हुआ कि अहमदनगर का जो निज़ाम शाही किंगडम है वो एनेक्स हुआ। ठीक है, और उसके बाद ही शाहजहाँ खुद भी पहुँचे दक्कन, और वहाँ पे वो बीजापुर एंड गोलकोंडा में अपना सुजरेनिटी, मतलब उनको एक्सेप्ट करवाए कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो एज मतलब रूलर ऑफ द इंडिया, और तुम मुझे ट्रिब्यूट दो। ठीक है, तुम मुझे एनुअल ट्रिब्यूट दोगे, इतना पैसा मुझे हर साल मिलना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका औरंगजेब को बोला गया कि वो मुग़ल वाइसरॉय होगा, मुग़ल वाइसरॉय ऑफ दक्कन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। हम लोग को पता है कि आपका ये गोल्डन पीरियड था मुग़ल आर्किटेक्चर का, क्योंकि उस समय ताजमहल बना हमारा उसमें 1631 से 1648 तक, और किसके याद में बनाया गया था, मुमताज़ महल के याद में बनाया गया था। उसके अलावा रेड फोर्ट भी बना, जामा मस्जिद भी बना, और शालीमार बाग जो जहांगीर ने शुरू किया था शाहजहाँ ने ख़त्म किया। एंड फेस्ड रिबेलियन फ्रॉम औरंगजेब ने रिबेलियन उसको फेस करवाया था, और उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था आगरा फोर्ट में। ठीक है, तो इसके साथ शाहजहाँ का टाइम ख़त्म होता है आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अगर थोड़ा सा ये देख लें, हम लोग अगर पेंटिंग्स का और लिटरेचर का देख लेते हैं, तो ये याद रखिएगा आप कि जो कोर्ट हिस्टोरियन थे अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अब्दुल हामिद
लाहौरी, ठीक है। इन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? बादशाहनामा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो एल्डेस्ट सन थे दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह, इनको दारा शिकोह भी लोग बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जानकार थे, ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरेबियन, पर्शियन एंड संस्कृत। तो उन्होंने, उनका लिखा हुआ था मजमू उल बहरैन, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका उन्होंने मतलब शाहजहाँ के टाइम में ही आपका रामायण ट्रांसलेट हुआ था। उसको किसने ट्रांसलेट किया था? मैं लिख देती हूँ, इब्न हर करन, ठीक है। ये ट्रांसलेटेड रामायण, ओके। एंड आपका साथ ही साथ शाहजहाँ ने ऑनर किया था म्यूजिशियन लाल खान को, जो कि सन इन लॉ थे तानसेन के, ठीक है। तानसेन किसकी कोर्ट में थे, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका, मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ कि बर्नियर एंड ट्रेवर्नियर, ये दोनों जो थे आपके फ्रेंचमैन थे, ये कोर्ट में आए थे शाहजहाँ के। और जो मनुक्की थे ये इटालियन थे, ये भी किसके कोर्ट में आए थे? शाहजहाँ के कोर्ट में आए थे, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे औरंगजेब पे चलते हैं। सो गोइंग अहेड विथ औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब का जो आपका एक्सेशन रहा वो काफ़ी ज़्यादा हिकअप्स वाला रहा। वो डायरेक्टली उनको ही मतलब एम्परर नहीं बनाया गया था। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 1618 में, वो उज्जैन के पास उनका जन्म हुआ, ठीक है। और ये जब आपका थ्रोन को इनको ये मिले तो ये कैसे मिला था? रीडिंग, मतलब अपने भाइयों से छुटकारा मिलने के बाद, ठीक है। तो जब उनको भाइयों से छुटकारा मिल गया तो ये इन्होंने आलमगीर का टाइटल भी लिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि पहला कोरोनेशन तो ये हुआ, सेकंड कोरोनेशन तब हुआ, सेकंड कोरोनेशन कब हुआ था? एट रेड फोर्ट, दिल्ली, 1659, ठीक है। अब ये आपका कब हुआ? ये कब हुआ था? तो बैटल ऑफ खाजुहा एंड देवराई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था अबुल मुजफ्फर, और बहुत सारा था, लेकिन बादशाह गाजी का, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन आपको बस मैंने आइडिया के लिए बता दिया। इम्पॉर्टेंट अब मैं बता रही हूँ क्या है कि ये 4 रिवोल्ट्स हुए थे, मराठास के, सिख्स के, जाट्स के, राजपूत्स के। यूपीपीसीएस के PYQ में भी आया था कि ये सारे जो रिबेलियन हुए थे वो किस मुग़ल एम्परर के टाइम में हुए थे। तो यू शुड नो कि ये जो हुए थे आपका औरंगज़ेब के समय में हुए थे, क्योंकि औरंगज़ेब जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आपके मुस्लिम के रूल्स के हिसाब से उन्होंने चलने की कोशिश की थी। तो उन्होंने कोशिश किया कि आपका, उनको बेसिकली उनका आइडिया जो था ना वो था कि दर उल हरब ऑफ इंडिया को वो दर उल इस्लाम बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने प्रोहिबिट बहुत सारी चीज़ें कर दी जो कि प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी, जैसे कि उन्होंने इंस्क्रिप्शन ऑफ कलिमा, जो आपका क्वाइंस पे कलमा जो उर्दू वर्ड्स लिखे रहते थे वो सारा ख़त्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर नवरोज़ का जो फेस्टिवल होता था न्यू ईयर का, जो हमने अभी जस्ट नवरोज़ को डिस्कस भी किया, उसका भी सेलिब्रेशन उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके अलावा उन्होंने आपका जो झरोखा दर्शन वो भी प्रैक्टिस को भी बैन कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत सारा इन्होंने ऐसे चीज़ें की हैं जिससे दिख रहा है कि वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि वो एकदम हिंदू के अगेंस्ट थे या कुछ ऐसा, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिंदू ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था,
ठीक है। कमिंग बैक टू द स्लाइड, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने री इम्पोज किया था जजिया टैक्स को ऑन नॉन मुस्लिम्स। उसके साथ ही साथ औरंगजेब के टाइम में ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट हुआ। ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी का मैंने बता दिया कि दरुल हराब को दरुल इस्लाम ऊपर आना चाहता था। एंड फिर रिवोल्ट्स हुए थे मराठा सिख्स जाट राजपूत का, और उसका जो डिक्लाइन भी हुआ वो इन्हीं रिवोल्ट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था। ठीक है, तो अब हम लोग अभी तक तो आपका जो मुगल्स थे, ठीक है, इनके बाद हम लोग लेटर मुगल्स को रीड करेंगे। लेकिन लेटर मुगल्स में क्या हुआ ना कि जो औरंगजेब का जो पॉलिसीज़ था वो काफ़ी एक्सट्रीम साइड में जा रहा था, तो उसके कारण जो डिक्लाइन का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हुआ। और उसके साथ ही साथ औरंगजेब के बाद भी जो भी रूलर्स आए वो काफ़ी वीक इन नेचर थे। इन आपका बहुत सारा एक्सेशन का इश्यूज़ हुआ, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस्ड हुए बाय नोबल्स एंड ऑल। तो आपका एक बहुत स्टेबल मुग़ल एम्पायर जो अभी तक इस्टेब्लिश था, मुग़ल डायनेस्टी जो अभी तक इस्टेब्लिश था, वो आगे नहीं रह पाएगा। लेकिन नॉनदलेस वी विल हैव टू रीड दिस, सो लेट्स गो अहेड विद इट। ओके, चलो। तो औरंगजेब का डेथ कब होता है? 1707 में। ओके, उसके बाद मुग़ल एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन रैपिडली, वो कमज़ोर होने लगा। उसके बाद आपका बहादुर शाह आए जो कि 1707 में और 1712 तक रूल किए थे। और उनका क्या था कि ही ट्राई टू रिकनसाइल, क्योंकि राजपूत मराठा ये सब का जाट वगैरह का रिवेलियन हो गया था औरंगजेब के टाइम में। तो बहादुर शाह का ट्राई कि हम राजपूत से, मराठा से या जाट से थोड़ा सा रिकनसाइल करें। ठीक है, और साथ ही साथ ये रिलीज साहू जी जो कि सन ऑफ शिवाजी हैं, विच लेड टू मराठा सिविल वॉर। ठीक है, तो ये आपका था। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें लें तो जो आपका बहादुर शाह वन थे उनको कहा जाता था कि इनका जो ओनली ये था मिलिट्री अचीवमेंट जो था वो क्या था? डिफीट ऑफ बंदा बहादुर बैरागी। ठीक है, तो ये था आपका। और जो ये क्या थे? ये सिख लीडर थे। ओके, और ये जो डिफीट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बैटल ऑफ लोहगढ़ में। और ये एक्चुअली थोड़ा पैसिफिस्ट थे, मतलब कि वो ज़्यादा थोड़ा शांत रहने वाले थे। इनको एक टाइटल दिया गया था शाह बेखबर। ठीक है, तो ये टाइटल भी बहादुर शाह के लिए था 1707 से 1712 के टाइम। आगे बढ़ते हैं तो जहांदर शाह जो था वो हेल्प में कैसे, जुल्फ़िकार खान के हेल्प से वो 1712 में आया तो सही, 1 साल के लिए बस रहा। ही गेव मनसब टू मराठास। मनसब मतलब आपका क्या हो जाता है कि हम लोग मनसबदारी सिस्टम देखें, अकबर के टाइम में भी था। तो आपको लैंड्स दिया जाता है जिससे आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हो। तो जहांदर शाह गेव मनसब टू मराठास और ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू फारुखशियार। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका कुछ और अगर मैं बताऊं तो ही ऑनर्ड राणा जयसिंह ऑफ आमेर विथ टाइटल मिर्जा राजा। ठीक है, साथ ही साथ इसने जो आपका जाट लीडर थे चुरामन, उनके साथ भी फ्रेंडली टाइज रखे थे। और ही इम्प्रूव्ड रिलेशन विथ साहू ऑल्सो, मतलब जो मराठास थे ना उनको कि कहा गया कि आप ना सुरदेशमुखी और चौट जो वो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उसको कंटिन्यू करो। तो ही वॉज एक्चुअली, जहांदर शाह को कहा जाता है ना कि एक पपेट था। ये पपेट किसके हाथ का था? तो ही वॉज जस्ट अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ लाल कुंवर। ठीक है, ये एक मिस्ट्रेस थी और शी ट्राइड टू इमिटेट द स्टाइल ऑफ नूरजहां। ठीक है, तो इनका नाम, लाल कुंवर का नाम कॉइन्स पे भी इंस्क्राइब्ड था। ठीक है, अब क्या हुआ कि फारुखशियार का हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो फारुखशियार का जो एम्पायर वो कैसे बना? सैयद ब्रदर्स के हेल्प से। उनको किंग मेकर्स भी कहते हैं। और ये सैयद ब्रदर्स का नाम क्या था? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। ठीक है, अब्दुल्ला खान को उन्होंने टाइटल लिया वजीर का, एंड हुसैन अली खान टुक द टाइटल ऑफ मीर बख्शी। ठीक है, अब क्या हुआ
कि सैयद ब्रदर्स ने क्या किया था कि बंदा बैरागी को कैप्चर कर लिया था गुरदासपुर में और मार दिया था। ठीक है, उसके बाद ही 1717 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1717 में फारुखशियार गेव फरमान टू ब्रिटिश टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके अंदर में डेलीगेशन था? तो जॉन सुरमन, इसके अंदर का जो डेलीगेशन था उसको ये मिला था। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसके साथ ही साथ इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी बोला जाता था। ओके, तो ये सारा आपको याद रखना होगा। और फिर यही फारुखशियार को किसने मारा? जिसने उसको किंग बनाया था, सैयद ब्रदर्स ने। ठीक है, तो यू नेवर नो कि आपको कौन किस समय क्या करते। तो आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, 1719 से 1748। तो बेसिकली ही वॉज बिट फन लविंग था। एंड हमेशा दारू वारू में वाइन वगैरह इनको बहुत पसंद था, वुमेन बहुत पसंद थी। तो ये सब सारा के कारण इनको जो टाइटल दिया गया था वो रंगीला दिया गया था। एक तो हमने पढ़ा शाह बेखबर, जो कि बहादुर शाह 1 को दिया गया था। दूसरा था रंगीला, जो हम मोहम्मद शाह को दिया गया था। और ये इनका जो अचीवमेंट्स रहा था, अगर आप ये देखें तो ये वीक रूलर थे। सबसे पहले तो ये था, अचीवमेंट नहीं था, बट इनको वीक रूलर के हिसाब से जाना जाता है। और क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि किसके समय में नादिर शाह ने इन्वेड किया था दिल्ली को? तो ये थे मोहम्मद शाह, और उसी समय वो पिकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड, ये सारा कुछ लेके गया था नादिर शाह ने। तो ये आपको बीपीएससी का पीवाईक्यू भी है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। और इनके अचीवमेंट्स ये थे कि निज़ामुल मुल्क के साथ ना इन्होंने, मोहम्मद शाह ने जो अभी हम लोग सैयद ब्रदर्स का देखे थे, उनका मर्डर करवा दिया था। ठीक है, उसके अलावा ही विड्रू जजिया टैक्स। ठीक है, इन 1720, जो कि औरंगजेब ने लगाया था। वी जस्ट नो कि हाँ, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना कि औरंगजेब ने जजिया वापस लगवा दिया था। तो उसको हटाने का क्रेडिट किसको जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाता है। उसके अलावा इसने जो इनके टाइम में क्या था, मोस्ट पावरफुल वुमेन जो लाइफ ऑफ मोहम्मद शाह में थी ना, वो राहुम उल निसा में थी। उसको कोकिजिन भी कहते हैं, खैर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। और आपको ये याद रहना चाहिए कि इनके टाइम में इन्वेजन्स भी हुए थे। इन्वेजन्स कौन कौन से हुए थे? तो पेशवा बाजी राव फर्स्ट ने इन्वेड किया था 1737 को। एंड उसके बाद आपका नादिर शाह का तो मैंने बता दिया कि नादिर शाह ने 1739 में इन्वेजन हुआ था, और वो पूरा दिल्ली को इट वाज, कहते हैं कि डिस्ट्रॉयड, मैसकर हुआ था एंड प्लंडर हुआ था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। और आपका जो कोहिनूर डायमंड वगैरह सब चला गया था, तख्ते खौस भी चला गया था। और ये जो डिफीट हुआ था, डिफीटेड बाय नादिर शाह इन बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, ये 1739 में हुआ था। ठीक है, तो इतना हम लोग को काफ़ी है। बस ये वाला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, नादिर शाह वाला। ठीक है, नादिर शाह ऑफ ईरान 1739, और ये कौन लेके गए थे। चलो, रंगीला वाला टाइटल भी आप याद रखिएगा। बस इतना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा आप इग्नोर कर सकते हैं। अहमद शाह जो 1748 से 1754 तक हुआ। तो मुग़ल एम्पायर इसमें ऑलरेडी कमज़ोर हो चुका था, हम लोग का देख चुके हैं। तो ये मोहम्मद शाह के बेटे थे अहमद शाह, और ये काफ़ी वीक थे। ठीक है, इनका जो इनिशियली जो थे ये पपेट थे। पपेट किसके द्वारा? उद्धम बाई। ठीक है, जो कि इनकी मदर थी। और उसी समय क्या हुआ था कि अहमद शाह का जो आपका एक वजीर था, वो सफदर जंग था, उसने जावेद खान को मरवा दिया। और फिर उसमें आपका जो रिटेलिएशन में जो उधम बाई थी उसको हटा देती है, वजीर को, आपका जो अहमद शाह का जो सफदर जंग था। तो उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया, तो फिर क्वीन ने क्या किया, इमाद उल मुल्क को वजीर बना दिया गया, जिसने इनको
इम्प्रिजन कर दिया और अहमद शाह को भी इम्प्रिजन कर दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा कहानी है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। इसमें याद क्या करना है हमें अहमद शाह में, मैं ये बता देती हूँ कि अफ़गान लीडर अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ही इन्वेडेड दिल्ली इन 1748, ठीक है, और ये उसके बाद 6 अदर इन्वेजन्स भी हुए थे, और यही फिर आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा। तो ये स्टार्टिंग अहमद शाह अब्दाली पहली बार किसके समय में आया, तो अहमद शाह के। तो अहमद शाह अब्दाली किसके समय में आया, अहमद शाह। सिंपल है, बहुत इजीली याद रहेगा। और आप अगर बोले नादिर शाह कब आया, तो मोहम्मद शाह। ठीक है, तो नादिर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद, ठीक है, वो उतना याद रहना चाहिए। आलमगीर 2 अगर बात करें तो 1754 से 1759 के बीच में इनका रूल रहा। तो जब अहमद शाह को प्रिजन में मार दिया गया था ना इमाद के द्वारा, अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि इमाद उल मुल्क ने मार दिया, तो उसमें क्या हुआ, तो इमाद प्लेस्ड अजीजुद्दीन, मतलब वो ग्रैंडसन था जहांगीर शाह का, उसको तख्त पे बैठाया और उसका टाइटल रखा था आलमगीर 2। और इमाद ने फिर आलमगीर 2 को भी मरवा दिया, और उसका आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसमें मराठास ने उनका साथ दिया था। ठीक है, शाह आलम 2 1759 से 1806। अब आप ये थोड़ा सा देखें कि इसी समय में बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था। ठीक है, तो उस समय कौन था दिल्ली पे, आलमगीर 2 था। ओके, अब आपका शाह आलम 2 अगर देखें तो शाह आलम 2 को हम इन्हीं के टाइम में बैटल ऑफ बक्सर होगा। ठीक है, ही वॉज ब्लाइंड, एंड फिर क्या हुआ, मैं इसको अगर ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो शाह आलम 2 जिसको हम लोग अली गौहर भी बोलते हैं। ठीक है, अली गौहर के समय, अली गौहर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अली गौहर के समय में क्या हुआ कि जो इमाद थे, इमाद अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमाद उल मुल्क का ना मराठा के साथ पैक्ट हो गया, मराठास के साथ पैक्ट हो गया। और वो उनका कहना था ना कि हम मराठास को जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, फ्रंटियर है, उसको सिक्योर करने के लिए दे दिया गया। इसी में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली हुआ था, ठीक है, वो 1761 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने अपॉइंट कर दिया किसको, नवाब खान रोहिला को। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अब इसने किसको अपॉइंट किया, रोहिला को, नवाब खान रोहिला, ठीक है, एज वजीर ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि शाह आलम 2 जो है उसके बाद एग्जाइल में रहने लगे, किसके, क्योंकि अभी क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हो चुका है, तो अब हम आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी हो गया है। तो अब ये जो शाह आलम 2 थे, ही बिकेम अ पेंशनर, एंड उनको पेंशन क्यों मिला, क्योंकि 1803 तक ना उन्होंने दिल्ली को सरेंडर कर दिया था। दिल्ली सरेंडर्ड टू इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश को सरेंडर कर चुके थे वो, एंड उसके बाद वो बस ये जो लास्ट सॉवरेन किंग थे, तो अगर सॉवरेन किंग का बात होगा कि सॉवरेन किंग कौन से थे ऑफ मुगल्स, ठीक है, जो कि वो थे शाह आलम 2। ठीक है, तो इतना ख़त्म है। अब छोटा सा एक पॉइंट है, अकबर 2 जो 1806 से 1837 के बीच में रहे थे, 1806 से 1837। उनका बस आप ये याद रखिए कि राजा टाइटल, जो राजा राम मोहन रॉय हम लोग बोलते हैं, उनका नाम राम मोहन रॉय था, उनको टाइटल दिया गया था राजा बाय अकबर 2। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग अब, वो एक नॉमिनल एम्पायर थे, क्योंकि रियल पावर तो अब ब्रिटिश के पास आ गया था, जो हमने बताया था कि 1803 में दिल्ली सरेंडर किया जा चुका था। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र जो थे, ठीक है, 37 से 57 के बीच में रहे हैं, वो लास्ट मुग़ल एम्परर रहे हैं जो कि टू लिव इन रेड फोर्ट। ओके, तो
एंड ही यूज टू राइट लाइक उर्दू पोएम्स. वो उर्दू पोएम्स लिखते थे अंडर पेन नेम ऑफ जफ़र. ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था. साथ ही साथ उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को भी लीड किया था, और जब वो ख़त्म हो गया था आपका, उसको सप्रेस कर दिया गया था 1857 के लड़ाई को, उसको दबा दिया गया. तो उनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई थी उनकी आंखों के सामने में रेड फोर्ट में. उनको हटा दिया गया और रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे वो डाइड इन 1862. ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हुआ. अब हम लोग कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइल पढ़ते हैं. ठीक है, जो कि आपका लूसेंट क्राउन ये सब में बहुत ज़्यादा रेफर्ड है और ये आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट फैक्ट इज़ लास्ट मुग़ल एम्पायर टू सिट ऑन पीकॉक थ्रोन वो थे मोहम्मद शाह. ठीक है, उसके बाद आपका जिज मोहम्मद शाही अगर बोलेगा कि ये क्या बुक था, तो ये बुक था ऑन एस्ट्रोनॉमी, और इसको कौन लिखे थे? बाय सवाई जय सिंह. ठीक है, ऑफ जयपुर. उसके बाद आपका जो मोहम्मद शाह थे, ये जो थी आपका इन्हीं के टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन भी हुआ था, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, और बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो कॉज क्या हुआ, क्यों मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, क्यों वो अब ख़त्म के डायरेक्शन में चला गया? तो कुछ कारण थे. मेजर कारण था इंटरनल और एक्सटर्नल भी था. तो इंटरनल में अगर हम लोग देखते हैं तो हमने क्या देखा कि औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स आए वो काफ़ी वीक थे इन नेचर. तो औरंगजेब रिलीजियस इनटॉलरेंस जो है ना, वो बहुत लोगों को एलिनेट कर दिया कि वो मतलब नहीं समझ पा रहे थे कि सोसाइटी में कैसे हम लोग इंटीग्रेट हो जाए. ठीक है, मुग़ल एम्पायर जो अभी तक चला आ रहा था, अकबर, जहांगीर, इन्होंने लिबरल फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया था. तो उससे लोग आपस में कनेक्ट कर पा रहे थे कि हाँ हम लोग एक हैं और मुग़ल एम्पायर हमारा भी है, हम लोग उसके सब्जेक्ट्स कह सकते हो. लेकिन ये औरंगजेब का जो रिलीजियस इनटॉलरेंस था, तो वो आपका लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाया. वो दूर मतलब महसूस करने लगे खुद को. उसके अलावा वीक सक्सेसर्स मैंने बताया कि मोहम्मद शाह और बहादुर शाह, ये सब रंगीला वगैरह टाइटल और बेखबर कहते थे मोहम्मद शाह को. तो ये सारा जो टाइटल था ना, बहादुर शाह को, तो आपका ये सारा टाइटल ये दिखाता है कि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग किंग के रूप में नहीं इमर्ज कर पाए. ठीक है, उसके अलावा लैक ऑफ क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन, हमेशा लड़ाई होते रहता था. वी सॉ कि कैसे सैयद ब्रदर्स ने फारुखशियार को रखा, फिर उसको मार के ख़त्म कर दिया गया. तो दीज थिंग्स केप्ट ऑन हैपनिंग. तो उसके कारण आपका रेगुलर सिविल वॉर्स चल रहा था. साथ ही साथ जो आपका नोबिलिटी थे वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो चुके थे. ठीक है, जो हम लोग चालीसा वगैरह का देखे थे, तो टाइम टू टाइम अलग अलग नाम से वो आपका नोबल्स आ रहे थे. ठीक है, उसके बाद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे वीक हो रहा था, टैक्टिक्स पुराना हो चुका था और आर्मी को भी सही से पेमेंट नहीं मिल रही थी. तो जिस आर्मी के दम पे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल डायनेस्टी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो काफ़ी ज़्यादा मिसट्रीट होने लगा. पैसे भी नहीं मिल रहे थे, प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही थी, सही से आर्टिलरी मतलब गन्स वगैरह भी उनको नहीं दिए जा रहे थे. तो ये सारा कारण था. अगर आप इकोनॉमिक पे जाएँ तो टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा लग रहा था. उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हुआ, ट्रेड का डिक्लाइन हुआ, जागीरदारी क्राइसिस हो गया, और आपका रेवेन्यू कलेक्शन में भी करप्शन आ गया. जो लोग कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, उनको ये इंटरेस्ट नहीं था कि हम लोग इस लैंड को आपका और इम्प्रूव करें, बढ़ाएं, खाद डालवाएं, या फिर उसका क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, वो आपके जागीरदार्स को इम्पोर्टेंस नहीं था उस चीज़ का. ठीक है, तो वो बस इग्नोर कर रहे थे. उसके अलावा कोई नेवल पावर भी नहीं था जो कि अब ओवरसीज ट्रेड को प्रोटेक्ट कर पाए. अभी हम लोग देख सकते हैं इस टाइम में हमारे सारे इंग्लिश मतलब सारे यूरोपियन ट्रेडर्स ऑलरेडी एक्टिव हैं इंडिया में. तो वी हैव लाइक मुगल्स को चाहिए था कि वो नेवल पावर को अपना इमर्ज करें, स्ट्रेंथन करें, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाए. तो वो भी एक कारण था.
एक्सटर्नल इन्वेजन में हमने देखा कि नादिर शाह का इन्वेजन हुआ 1739 में, जिसमें उन्होंने कोहिनूर वगैरह लेके चले गए थे। उसके साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली का बहुत सारा रेड हुआ, 1748 से स्टार्ट हुआ, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक गया। ठीक है, साथ ही साथ रीजनल रूलर्स पावर्स भी इमर्ज होने लगे, मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, राजपूत हो गए, नवाब अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये सब इमर्ज हो रहे थे। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश एंट्री और एक्सपेंशन, मतलब कि जब मुगल्स ना, ये फारूक के टाइम में उनको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी मिल गया। ठीक है, वो देख पा रहे थे कि मुगल्स अब वीक हो चुके हैं, तो उसका यूज़ उन्होंने बहुत अच्छे से किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उन्होंने एक बैटल ऑफ पलासी से और बक्सर से अपना एक मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड, अपने पूरे पावर को, पूरी नॉर्थ इंडिया को और साउथ इंडियन को भी वो कंट्रोल कर लिए। ठीक है, तो मुगल्स ऑलरेडी वीक थे और उन्होंने वीक कर दिया, थ्रू सब्सिडरी अलायंस वगैरह भी आ गया। तो चीज़ें बहुत सारी चल रही थी हमेशा से। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा मुगल्स का पूरा हिस्ट्री ख़त्म होता है। आप प्लीज़ कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी टॉपिक हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में कवर करूं, मैं ट्राई कर रही हूं कि मैं क्राउन लूसेंट हर कुछ से मैक्सिमम डिटेल्स लेके आऊं और यहाँ पे आपको कवर करूं, ताकि आपको 71st बीपीएससी में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े इन रिस्पेक्ट ऑफ different topics that has been covered. Okay, so thank you very much for watching. Keep subscribing to Simplified BPSC. Thank you.